तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर दैट इज कॉल्ड सरफेस केमिस्ट्री। देखिए चैप्टर पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है, इसके अंदर कोई न्यूमेरिकल नहीं है, तो पूरा थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। तो एक एक पॉइंट को अच्छे से समझने की कोशिश करना। देखिए पहले हम पढ़ते हैं टॉपिक नंबर फर्स्ट, जहां पे हम इंट्रोडक्शनरी पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें इस चैप्टर के अंदर हम यूज करने वाले हैं। तो फर्स्ट आपको टर्म दिया हुआ है सरफेस केमिस्ट्री, कि सरफेस केमिस्ट्री क्या होता है, जो हमारा चैप्टर का भी नाम है सरफेस केमिस्ट्री। देखिए सरफेस केमिस्ट्री का मतलब ये होता है एक सरफेस फिनोमिना, जैसे कोई चीज आपके सरफेस पे कलेक्ट हो रही है, किसी एक पर्टिकुलर सरफेस पे कोई चीज कलेक्ट हो रही है, तो हम इसे सरफेस फिनोमिना कह सकते हैं। अब ये फिनोमिना किस तरीके से हो रहा है, बॉन्ड कैसे फॉर्म हो रहे हैं, उसका मैकेनिज्म क्या होगा एक्चुअल में, तो वो सब चीजें हमें पढ़ने को मिलती हैं यहाँ पे सरफेस केमिस्ट्री के अंदर। तो इसका मतलब जो सरफेस केमिस्ट्री है वो हमें सरफेस फिनोमिना के बारे में बता रही है। तो ये हमें सरफेस फिनोमिना और उसके मैकेनिज्म को डिफाइन कर रही है कि ये हो कैसे रहा है। क्लियर? फिर बात करते हैं एडजॉर्प्शन की। आपने एक टर्म पढ़ा होगा एब्जॉर्प्शन, लेकिन यहां टर्म है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन क्या होता है? तो देखिए मान लीजिए हमें एक सरफेस दिया हुआ है, लाइक सपोज टू बी दिस इज योर एक सरफेस। अब इस सरफेस पे कुछ गैस के पार्टिकल्स आके कलेक्ट हो गए, कुछ इस तरीके से कलेक्ट हो गए, यहां पे सरफेस पे कलेक्ट हो गए। तो एडजॉर्प्शन का मतलब ये होता है एक्चुअल में जब किसी सरफेस पे पार्टिकल्स आके उसके सरफेस पे क्या हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन। तो इट मींस यहां पे क्या हो रहा है, कुछ कंसंट्रेशन सरफेस के ऊपर बढ़ रही है। क्लियर हो रही है चीज? कुछ कंसंट्रेशन सरफेस के ऊपर आके बढ़ रही है और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन। तो इसमें जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होती है, कंसंट्रेशन इंक्रीज ऑन दी सरफेस। सरफेस के ऊपर जो कंसंट्रेशन है वो आपकी कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रही है, पूरी बॉडी में इंक्रीज नहीं हो रही है, सिर्फ सरफेस पे हो रही है। तो सरफेस पे अगर कोई चीज एक्यूमुलेट करती है तो उसे हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन। अब टर्म आता है एडजॉर्बेट और दूसरा होता है एडजॉर्बेंट। देखिए ये जो पार्टिकल्स हैं, लाइक अगर हम गैस की बात कर रहे हैं तो ये वो पार्टिकल्स हैं जो सरफेस के ऊपर आके कलेक्ट हुए। तो जो चीज सरफेस के ऊपर आके कलेक्ट होती है उसे हम एडजॉर्बेट कहते हैं, एडजॉर्बेट। क्लियर हो रही चीज? तो एडजॉर्बेट का मतलब क्या हो गया, वो सब्सटेंस जो एक्यूमुलेट हो रहा है ऑन द सरफेस ऑफ एनी मटेरियल, दिस इज कॉल्ड एडजॉर्बेट। क्लियर हो गई चीज? तो इट मींस ये वो चीज है जो एक्यूमुलेट हो रही है, एक्यूमुलेट ऑन द सरफेस, दैट इज कॉल्ड एडजॉर्बेट। फिर हम बात करते हैं एडजॉर्बेंट की। तो एडजॉर्बेंट क्या होता है, जिस सरफेस के ऊपर ये जो एडजॉर्बेट है वो एक्यूमुलेट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, उस सरफेस को हम बोलते हैं एडजॉर्बेंट। सरफेस एट विच एडजॉर्बेट एक्यूमुलेट, इसे हम बोलते हैं एडजॉर्बेंट। तो इसका मतलब ये जो गैस के पार्टिकल्स थे ये सरफेस के ऊपर आके कलेक्ट हुए, तो गैस के पार्टिकल्स क्या हो गए, एडजॉर्बेट, और जो ये सरफेस है ये क्या हो गया, एडजॉर्बेंट। तो सरफेस इज एडजॉर्बेंट और ये एडजॉर्बेंट। और ये जो फिनोमिना है जिसके अंदर ये जो पार्टिकल्स हैं इसके ऊपर आके कलेक्ट होते हैं, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। आई होप यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर हमारे पास नेक्स्ट टर्म आता है डिसॉर्प्शन। टर्म आता है डिसॉर्प्शन। अब डिसॉर्प्शन का मतलब क्या है, देखिए ये जो नीचे वाला सरफेस था आपके पास, इसका नाम था एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट, और जो ऊपर वाले ये पार्टिकल्स थे हम बोलते थे एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट। अगर मैं इन एडजॉर्बेट को हटा दूं इस एडजॉर्बेंट से, मतलब इस गैस के पार्टिकल्स को रिमूव कर दिया जाए सरफेस से, तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं डिसॉर्प्शन। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन। क्लियर हो रही चीज? एडजॉर्बेट को एडजॉर्बेंट के सरफेस से हटा दिया जाए तो इसे बोलते हैं डिसॉर्प्शन। नेक्स्ट सोरप्शन। सोरप्शन का मतलब ये होता है कि जहां पे एडजॉर्प्शन प्लस एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों
साइमल्टेनियसली होते हैं, साथ में होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं सोरप्शन। इसका मतलब समझिए कि आपको एक पेपर दिया हुआ है, उस पेपर के ऊपर हमने पानी रखा, तो कुछ हद तक पानी क्या होने लगा, उसके अंदर जाने लगा, और कुछ पानी क्या हो गया, उसके सरफेस पे ही कलेक्ट हो गया वहां पे। तो जो पानी सरफेस के अंदर जा रहा है वो तो एब्जॉर्प्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन जो पानी सरफेस पे कलेक्ट हो गया उसे एडजॉर्प्शन कहेंगे। तो अगर ये दोनों चीजें साथ में हो रही है तो इसे हम बोलेंगे सोरप्शन। दिस इज कॉल्ड सोरप्शन। नाउ द नेक्स्ट वन इज एब्जॉर्प्शन। तो ये वही टर्म है एब्जॉर्प्शन। ये कैसा फिनोमिना है, बल्क फिनोमिना है, मतलब पूरे की पूरी बॉडी में होता है। लेकिन जो आपके पास एडजॉर्प्शन था वो एडजॉर्प्शन कैसा फिनोमिना था, सरफेस फिनोमिना, वो सिर्फ कहां होता था, सरफेस पे होता था। लेकिन ये कौन सा फिनोमिना है, बल्क फिनोमिना है, पूरी बॉडी में होता है साइमल्टेनियसली, एक साथ। मतलब पानी अगर अंदर जा रहा है तो सेम रेट से पूरी बॉडी के अंदर जा रहा होगा, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। क्लियर हो रही है चीज, दिस इज कॉल्ड बल्क फिनोमिना। ओके, और एब्जॉर्प्शन क्या होता है आपको आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसमें सरफेस की जगह पे सरफेस के अंदर जा रहे हो पार्टिकल्स, एब्जॉर्ब हो रहे हैं। फिर आता है पॉजिटिव और नेगेटिव एडजॉर्प्शन। अब एडजॉर्प्शन के दो पार्ट्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब ये हो गया, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन का मतलब है कि अगर मान लीजिए आपको एक सरफेस दिया हुआ है, आपको एक सरफेस दिया हुआ है, इस सरफेस के ऊपर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये पार्टिकल्स लिए हुए हैं। पार्टिकल्स का मतलब एडजॉर्बेट लिया हुआ है हमने, यहाँ पे क्या लिया हुआ है, एडजॉर्बेट लिया हुआ है। तो इस सिचुएशन के अंदर, इस सिचुएशन के अंदर अगर एडजॉर्बेट की क्वांटिटी आपकी ज्यादा हुई एज कंपेयर टू एडजॉर्बेंट, मतलब सरफेस पे पूरी तरीके से पार्टिकल्स भरे हुए हैं, इनकी क्वांटिटी काफी ज्यादा है, तो मतलब यहां पे क्या हो रहा है, एक अच्छा खासा एडजॉर्प्शन देखने को मिल रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। मतलब जो कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू एडजॉर्बेंट, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। नेगेटिव एडजॉर्प्शन का मतलब हो गया इसका बिल्कुल उल्टा, कि अगर सरफेस पे आपके जो एडजॉर्बेंट मतलब ये जो पार्टिकल्स हैं वो कम हैं एज कंपेयर टू देयर एडजॉर्बेंट, तो उसे हम बोलेंगे नेगेटिव एडजॉर्प्शन। क्योंकि जितना सरफेस आपको दिया है वो पूरा का पूरा सरफेस फिनोमेना में पार्ट ले नहीं रहा है, क्योंकि पार्टिकल्स कम जगह पे हैं, तो इसका मतलब वहां पे कम एडजॉर्प्शन हो रहा है। तो इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव एडजॉर्प्शन। आई होप यहां तक चीजें अच्छे से आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। लाइक हमने यहाँ पे यूज की गैस, एक कंटेनर लिया और उस कंटेनर के अंदर हमने रख दी गैस। तो जैसे ही हम कंटेनर के अंदर गैस रखेंगे तो उस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, जब हम उसके अंदर गैस को डालेंगे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, और गैस क्या हो जाएगी, पूरे कंटेनर में इस तरीके से उसके पार्टिकल्स, इस तरीके से पार्टिकल्स जो होंगे हर एक कॉर्नर पे फैल जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अब हमने इसी कंटेनर के अंदर डाल दिया चारकोल, हमने ऐड कर दिया चारकोल। तो चारकोल ऐड करने के बाद हमने देखा यहां पे कि यही कंटेनर पे अब पहले के कंपैरेटिवली वॉल्यूम ऑफ गैस कम हो चुका है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल्स इस सरफेस पे आके एक्यूमुलेट हो गए हैं। तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन में क्या हुआ, सारे पार्टिकल्स आके सरफेस पे कलेक्ट हो गए यहां पे। सिमिलरली हम बात करते हैं सिलिका जेल की। सिलिका जेल भी इसी का एग्जाम्पल है। सिलिका जेल में क्या होता है, ये जेल क्या करता है, वाटर को या फिर मॉइस्चर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो वो जो वाटर होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है सरफेस पे। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ मॉइस्चर बहुत ज्यादा है और इस कमरे पे हमने रख दिया सिलिका जेल, तो सिलिका जेल क्या करेगा, इसमें जितना भी मॉइस्चर होगा उसको अपने सरफेस पे कलेक्ट कर देगा। तो मॉइस्चर की क्वांटिटी पहले के कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। ये फिनोमिना भी आपका एडजॉर्प्शन को ही रिप्रेजेंट करता है। आई होप एडजॉर्प्शन यहां तक पूरे अच्छे से क्लियर हो चुका होगा आपको, क्या है, किस तरीके से और कौन कौन से टर्म यूज हो रहे हैं यहाँ पे। अब समझते हैं फैक्टर इफेक्टिंग एडजॉर्प्शन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एडजॉर्प्शन को इफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट होता है नेचर ऑफ एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। इसका मतलब ये है, अगर हम चारकोल की जगह यहाँ किसी और चीज को रखते तो शायद वो सारे पार्टिकल्स को अपनी तरफ एडजॉर्ब नहीं कर पाता। क्लियर हो रही चीज। तो इसका मतलब कैसा नेचर एडजॉर्बेट का है और किस तरह का नेचर एडजॉर्बेंट का है, उसी के अकॉर्डिंग हमें एडजॉर्प्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट हो गया टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इनके बीच में जो बन रहे थे बॉन्ड वो टूटने लगेंगे।
तो इसका मतलब अगर बॉन्ड टूटेंगे तो पार्टिकल सरफेस से ऊपर उठने लगेंगे, और अगर पार्टिकल सरफेस से ऊपर उठने लगे तो फाइनली एड्सॉर्प्शन कम हो गया। तो इसका मतलब अगर टेम्परेचर को आप बढ़ाएंगे तो जो आपका एड्सॉर्प्शन है ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्यों? क्योंकि बॉन्ड क्या होने लगेंगे, ब्रेक होने लगेंगे और पार्टिकल्स को ज्यादा एनर्जी मिलने लगेगी। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज प्रेशर। प्रेशर क्या होगा, देखो ये आपको गैस के पार्टिकल्स दिए हैं, ये सरफेस है, अगर मैं गैस के ऊपर प्रेशर ज्यादा लगाऊंगा तो पार्टिकल्स ज्यादा कलेक्ट होने लगेंगे। तो मैं कह सकता हूं कि अगर प्रेशर बढ़ाऊंगा तो एड्सॉर्प्शन भी बढ़ेगा इस सिचुएशन पे। फिर नेक्स्ट होता है सरफेस एरिया। एड्सॉर्प्शन किस एक्सटेंट पे हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा। अगर सरफेस एरिया ही छोटा हुआ तो पार्टिकल ज्यादा एक्सटेंट तक उसके ऊपर कलेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो इट मींस जितना बड़ा सरफेस एरिया उतने ज्यादा चांसेस एड्सॉर्प्शन के ज्यादा होने के। तो सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा एड्सॉर्प्शन भी उतना ज्यादा होगा। तो ये हमने पढ़ा कुछ बेसिक टर्म्स रिगार्डिंग दी एड्सॉर्प्शन। आई होप यहां तक चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। तो देखिए अब हम समझते हैं फिजिकल एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन क्या होता है। देखिए फिजिकल एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन, देखिए फिजिकल के लिए नॉर्मली आप समझिए यार, सपोज टू बी एक ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक सपोज टू बी मार्कर है, मैंने इसके ऊपर रख दिया, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये जो मार्कर है इसकी वजह से ये मेरे सरफेस पे कलेक्ट हो चुका है, इस सरफेस पे कलेक्ट हो चुका है, दैट मीन्स यहाँ एड्सॉर्प्शन हो रहा है। बट ये होगा, ये जो फोर्स लगा रहा होगा ये बहुत वीक फोर्स होंगे और यहाँ पे कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा और मैं इसे इजीली यहाँ से उठा सकता हूँ। तो ये सब चीजें अगर आपको देखने को कहीं मिले तो आप कह सकते हैं कि यार ये एक तरह का फिजिकल एड्सॉर्प्शन है। लेकिन अगर दो स्पेसिफिक चीजों को आपस में मिलाया जाए जिनके बीच में बन रहे हो कुछ केमिकल बॉन्ड, और आपको पता है अगर कुछ केमिकल बॉन्ड्स बन रहे हैं तो वहां कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट भी फॉर्म होगा। क्लियर हो रही है चीज? तो ऐसी चीज अगर आपको कहीं देखने को मिले तो दैट इज कॉल्ड केमिकल एड्सॉर्प्शन। तो इट मींस फिजिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होता है, जो एड्सॉर्बेट है और जो एड्सॉर्बेंट है, मतलब ये समझिए सपोज टू बी दिस इज योर एड्सॉर्बेट और इसके ऊपर हमने एक एड्सॉर्बेंट रख दिया, कुछ इस तरह के पार्टिकल्स, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसे बोलते हैं वीक फोर्स, लाइक वन डर वॉल फोर्स। क्लियर? लेकिन केमिकल में कौन से बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। नेक्स्ट रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस इसलिए उठा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो इसका मतलब जैसा प्रोसेस था वैसा का वैसा ही है फिर दोबारा भी। लेकिन ये इरिवर्सिबल है, क्यों? क्योंकि यहां पे कोई ना कोई कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, क्योंकि दो सरफेसेस के बीच में यहां पे क्या बन रहे हैं, कुछ ना कुछ केमिकल बॉन्ड बन रहे हैं, और केमिकल बॉन्ड बनेगा मतलब कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनेगा, तो इसलिए प्रोसेस क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल। डू नॉट रिक्वायर एनी एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी हमने 4th चैप्टर में पढ़ी थी, लास्ट चैप्टर में। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती थी, अगर मान लीजिए किसी को कोई प्रोडक्ट फॉर्म करना है तब रिएक्टेंट के पास कुछ एनर्जी कम रह जाती थी थ्रेशोल्ड तक पहुंचने के लिए, तो वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती थी जिससे वो प्रोडक्ट को फॉर्म करता था उसे बोलते थे एक्टिवेशन एनर्जी। अब आपने देखा कि फिजिकल में तो कोई प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा है नया, तो इसे एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत क्या है, तो इसीलिए डू नॉट रिक्वायर एनी एक्टिवेशन एनर्जी। बट यहां पे प्रोडक्ट बन रहा है, जहां प्रोडक्ट बन रहा है वहां एनर्जी की जरूरत भी पड़ेगी, इसलिए यहां रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। इट अकर एट लो टेम्परेचर एंड डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसका मतलब ये जनरली प्रोसेस लो टेम्परेचर पे होता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे तो यहाँ के बॉन्ड जो होंगे वो ब्रेक होने लगेंगे कहीं ना कहीं, तो इसका मतलब ये जो एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस है वो कम होने लगेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं केमिकल की, केमिकल में जब आप एनर्जी देते हैं इनिशियली, तो वो एनर्जी समझ लीजिए एक तरीके से प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प करती है, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में एनर्जी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। अब पार्टिकल्स को एनर्जी ज्यादा होगी तो ज्यादा कोलिजन होगा और प्रोडक्ट कैसा होगा, जल्दी फॉर्म होगा। तो इनिशियली तो क्या होता है, इंक्रीज होती है यहाँ पे केमिकल एड्सॉर्प्शन जब आप इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर को, लेकिन उसके बाद क्या होने लगता है, सेम बिल्कुल एग्जैक्टली फिजिकल एड्सॉर्प्शन की तरह वो भी कम होने लगता है। क्लियर हो रही है चीज? फाइनली फिर जब एक एक्सटेंट तक एनर्जी बढ़ गई है तो उसके बाद बॉन्ड एसोसिएट होने लगते हैं, टूटने लगते हैं, तो उसके बाद सेम चीज हमें यहां भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट, इट फॉर्म मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर। मल्टी मॉलिक्यूलर का मतलब ये, जैसे इसके ऊपर मैंने ये रखा, इसके ऊपर एक और लेयर फॉर्म हो गई, एक और लेयर फॉर्म, एक और लेयर रख दी, तो ये कैसी हो गई, मल्टी मॉलिक्यूलर, क्योंकि प्रोडक्ट तो किसी को नहीं बनाना। और फोर्स कैसे लग रहे हैं, वंडर वॉल, वीक फोर्स लग रहे हैं सबके बीच में। लेकिन ये कैसी होती है, यूनिमॉलिक्यूलर। इसमें क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में ही रिएक्शन होगी, ऐसा नहीं आपने किसी तीसरी चीज को, चौथी चीज को इसके ऊपर रख दिया है तो फाइनली वो क्या होगी, रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा।
N2 अगर H2 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो अमोनिया फॉर्म कर रहा है। अब ये नहीं कि आपने किसी और चीज को भी वहां ऐड कर दिया तो वो भी अमोनिया बनाने में हेल्प करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इट मींस ये होगी सिर्फ और सिर्फ यूनिमॉलिक्यूलर। क्लियर? इस तरीके से इट इज नॉट स्पेसिफिक। स्पेसिफिक इसलिए नहीं है क्योंकि कोई प्रोडक्ट ही फॉर्म नहीं करना है, तो जब प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करना है तो स्पेसिफिक क्यों होगी? हमें किसी भी चीज के बीच में वंडर वॉल फोर्स लग सकते हैं इजीली, तो इसका मतलब ये स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन जहां पे केमिकल बॉन्ड बन रहे हैं, और केमिकल बॉन्ड से क्या होता है, प्रोडक्ट फॉर्म होता है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, स्पेसिफिक चीजें चाहिए जो उसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर सके, तो इसीलिए ये स्पेसिफिक है। तो ये कुछ डिफरेंस है बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन के बीच में। अब जो हमारा ये एड्सॉर्प्शन हम पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखना है एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है जब भी बॉन्ड फॉर्म होते हैं बिटवीन दीज टू सर्फेसेस, या एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेंट के बीच में जब बॉन्ड फॉर्म होंगे, तो बॉन्ड फॉर्म होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, और जब एनर्जी रिलीज होती है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो इसीलिए एड्सॉर्प्शन आपका एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो अब हम समझते हैं एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म ग्राफ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं इस ग्राफ से। देखिए एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है क्या? देखो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म एक ऐसा ग्राफ है जो वेरिएशन शो करता है अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर विद प्रेशर और कंसंट्रेशन, इज टर्म एज एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म ग्राफ। इसका मतलब ये एक ऐसा ग्राफ है जो वेरिएशन शो करता है अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट। अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट मतलब लाइक वो गैस जो सरफेस पे कलेक्ट हो रही थी उसके मास और जो प्रेशर उसके ऊपर एग्जर्ट हो रहा है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। क्लियर हो रही चीज? तो टेम्परेचर यहाँ कांस्टेंट है और हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, तो हम देख रहे हैं वो जो मास ऑफ एड्सॉर्बेट है उस पर क्या फर्क पड़ रहा है एक्चुअल में। तो ये चीज रिप्रेजेंट करता है हमें एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म ग्राफ। अब यहां पे हम ग्राफ को प्रेशर के टर्म में भी देखते हैं और कंसंट्रेशन दोनों के टर्म्स में देखते हैं। क्लियर? तो अब इसके लिए इसको जो बताया था वो फ्रेंडलिच आइसोथर्म एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म ग्राफ है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। होता क्या है, देखिए यहां पे एक रिलेशन है। रिलेशन किस किस के बीच में? x बाय एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। अब इसका मतलब समझते हैं। x का मतलब है यहाँ पे लाइक आपने जैसे एड्सॉर्प्शन पढ़ा, तो एड्सॉर्प्शन में होता क्या था, ये गैस के पार्टिकल है, मान लीजिए एग्जांपल गैस के पार्टिकल्स हैं, इस सरफेस पे कलेक्ट है, तो ऊपर क्या है एड्सॉर्बेट, ये क्या है एक सरफेस, और नीचे क्या है एड्सॉर्बेंट। तो इसका मतलब मास ऑफ एड्सॉर्बेट ओवर मास ऑफ एड्सॉर्बेंट, इसका जब हम रेशियो लेते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? प्रेशर के। तो इसका मतलब जितना प्रेशर उस एड्सॉर्बेट के थ्रू लग रहा है, क्लियर हो रही चीज, वो किसके प्रोपोर्शनल है? x बाय एम के रेशियो के। क्लियर हो रही है चीज? इसका मतलब जितना ज्यादा आपके पास x होगा, एड्सॉर्बेट होगा, उतना ही ज्यादा वो प्रेशर लगाएगा वहां पे कहीं ना कहीं। क्लियर हो रही है चीज? और वो भी कैसे? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्योंकि आइसोथर्म का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इट मींस x बाय एम का जो रेशियो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ एड्सॉर्बेट। इसके ऊपर एक पावर लिखी है 1 बाय n, n जो है 1 बाय n, ये एक ऐसा नंबर है जो इन बिटवीन होने वाला है 0 to 1, 0 से 1 के बीच में इसकी वेरिएशन होती है, जो आपको ध्यान रखना है। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं x बाय एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। अब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को उठाते हैं तो एक कांस्टेंट यहाँ पे आता है k। तो ये हमारे पास एक बेसिक इक्वेशन आ गई है फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म ग्राफ की फर्स्ट। नेक्स्ट, अगर हम इसे लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लॉग x बाय एम, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में तो प्लस में चले जाएंगे, तो log k प्लस पावर आगे आ जाएगी 1 बाय n log p। क्लियर? तो जब दो चीजें मल्टीप्लाई में होती हैं तो ऐड में चले जाती हैं, और log में पावर आगे आती है, तो 1 बाय n log p। तो ये हमारे पास log में बन चुका है। अब अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं log xm इसका, और log p के बारे में, log p के बारे में, तो ये इक्वेशन हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जैसी नहीं लग रही है आपको? y mx प्लस c, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसका मतलब y और x के बीच में ग्राफ बनता था, तो यहां पे भी किसके बीच में बन रहा है? log xm और log p के बीच में। अब x के आगे जो लिखा रहता था 1 बाय n, वो क्या होता था? स्लोप होता था, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की है तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन खींच ली 1 बाय n। लेकिन ये हमने ओरिजिन से स्टार्ट नहीं करी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इंटरसेप्ट की भी एक वैल्यू है, दैट इज log k। तो ये किसकी वैल्यू हो गई? log k की वैल्यू हो गई। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो ये एक स्ट्रेट लाइन के ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ग्राफ कुछ इस तरीके से बनने वाला है, जिसमें स्लोप की वैल्यू कितनी है? 1 बाय n है आपके पास। क्लियर यहां तक? और ये इंटरसेप्ट है log k।
अब देखिए, अगर यही एड्सॉर्प्शन हम यहाँ पे देख रहे हैं सॉल्यूट फ्रॉम सॉल्यूशन, मतलब हम सॉल्यूशन के अंदर इसी एड्सॉर्प्शन को देखते हैं, तो उस सिचुएशन पे हम वहां पे प्रेशर की जगह पे कंसंट्रेशन का यूज करते हैं। ये तो गैस का फेज था तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आपके पास क्या होता, सॉल्यूट होता फ्रॉम सॉल्यूशन, तो उस सिचुएशन में आपको क्या यूज करना है, कंसंट्रेशन का यूज करना है। तब प्रेशर की जगह पे सिर्फ x बाय एम के बस प्रेशर की जगह पे क्या आ गया है, c आ गया है। c का मतलब क्या है, ये एक इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है। क्लियर हो रही चीज, बाकी सब कुछ सेम है। लॉग में भी इक्वेशन सेम होगी, log x बाय एम, उसके बाद log k, उसके बाद 1 बाय n, बस p की जगह पे क्या आ गया है, c आ गया है। तो ये इक्वेशन हमें कब यूज करनी है, जब हम बात करेंगे किसी सॉल्यूट को आपने सॉल्यूशन के अंदर डाला हुआ है। अब फाइनली देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन का यूज कहाँ कहाँ होता है, बहुत सारी एप्लीकेशन है यार, लेकिन उसमें से कुछ हमने यहाँ लिखी हुई है, लाइक प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। जब आपको वैक्यूम बनाना हो, वैक्यूम में क्या होता है, एक भी पार्टिकल नहीं होता है किसी गैस का, तो हम सारे गैस के पार्टिकल्स को बाहर निकालना चाहते हैं तो एड्सॉर्प्शन का यूज कर सकते हैं। तो उससे क्या बनेगा, एक वैक्यूम बन जाएगा। चारकोल मास्क, चारकोल मास्क क्या करता है, जो हम मास्क यूज करते हैं उसमें भी चारकोल जो यूज हो रहा है यहाँ पे गैस मास्क के लिए, वो सारी गैसेस को एड्सॉर्ब कर लेता है ताकि वो अंदर ना जा पाए। तो इट मींस वहां इसका यूज क्या आता है, ह्यूमिडिटी कंट्रोल। जैसे मैंने एग्जांपल पीछे बताया था, सिलिका जेल, वो ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करती है कहीं ना कहीं। फिर रिमूविंग ऑफ कलर, रिमूविंग ऑफ कलर का मतलब है जब हम एनिमल चारकोल का यूज करते हैं तो वो कलर को डीकलराइज करने में हेल्प करता है, कहीं ना कहीं कलर को अपनी तरफ एक्सट्रैक्ट कर लेता है। तो ये काम होता है इसके थ्रू। क्रोमेटोग्राफी में भी इसका यूज किया जाता है, और भी इसके कई सारे यूजेस होते हैं, बट ये जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो मैंने यहाँ पे आपको दी हुई है एड्सॉर्प्शन की। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड टॉपिक, दैट इज कॉल्ड कैटलिस्ट। आखिर कैटलिस्ट क्या होता है, देखिए बहुत कॉमन टर्म है कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट का मतलब होता है ऐसा कोई सा भी सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करता है विदाउट टेकिंग पार्टिसिपेशन इन केमिकल रिएक्शन। वो खुद केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, मतलब रिएक्शन कंप्लीट हुई, वो वहां से बाहर चला गया और उसका खुद का कोई पार्टिसिपेशन नहीं रहा, स्टिल वो फिर भी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, और इसे ही हम बोलते हैं कैटलिस्ट। It means substance which increase rate of reaction without taking actual participation in chemical reaction. This is called catalyst. अब catalyst दो तरीके के होते हैं, first is called positive catalyst and second is called negative catalyst. Positive catalyst का मतलब हो गया ऐसे catalyst जो rate of reaction को बढ़ाते हैं, increase करते हैं, तो उन्हें बोलते हैं positive catalyst. एग्जाम्पल के लिए वेनेडियम ऑक्साइड V2O5 जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर यूज होता है, जब H2SO4 को फॉर्म करते हैं तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर V2O5 रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, तो उसे हम बोल सकते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट का मतलब है जो डिग्रेड कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन को, मतलब कम कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन को, उसे हम बोलते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। एग्जाम्पल के लिए डीकॉम्पोजिशन ऑफ H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरॉल। जब हम H2O2 को तोड़ते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरॉल, तो ग्लिसरॉल जो होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो कर देता है वहां पे, तो इसका मतलब वो एक नेगेटिव कैटलिस्ट हुआ। अब समझते हैं दो और टर्म्स, प्रमोटर एंड पॉइजन। देखिए प्रमोटर वो चीज होती है, प्रमोटर वो चीज है जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को भी बढ़ा देती है। कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने में हेल्प कर रहा है, लेकिन कैटलिस्ट की खुद की एक्टिविटी को जो बढ़ाते हैं उन्हें बोलते हैं प्रमोटर। इसका मतलब एनहांस एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। एग्जाम्पल के लिए जो हमारा हैबर प्रोसेस होता है जिसमें अमोनिया फॉर्म होता है, उस प्रोसेस के अंदर हम मॉलिब्डेनम का भी यूज करते थे, तो मॉलिब्डेनम यहाँ पे प्रमोटर होता है जो उसके कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाने में हेल्प कर रहा होता है। नेक्स्ट होता है पॉइजन। पॉइजन वो सब्सटेंस होता है जो कैटलिस्ट की खुद की एक्टिविटी को कम कर देता है, डिग्रेड कर देता है, तो उसे हम बोलते हैं पॉइजन, जैसे नाम से क्लियर हो रहा है। तो इट मींस जो एक्टिविटी को बढ़ा रहा है दैट इज कॉल्ड प्रमोटर, और जो कम कर रहा है उसे हम पॉइजन कहते हैं। नेक्स्ट हम आता है टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। देखिए दो तरह के कैटलिस्ट हैं, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमो नाम से क्लियर हो रहा है एक जैसा, हेट्रो का मतलब क्या होता है डिफरेंट। तो होमोजीनियस कैटलिस्ट हैं ऐसे कैटलिस्ट जिनका स्टेट और रिएक्टेंट का स्टेट एक जैसा हुआ, तो उन्हें बोलते हैं होमोजीनियस। स्टेट का मतलब है अगर आपका रिएक्टेंट सॉलिड में है तो कैटलिस्ट भी किस में होना चाहिए, सॉलिड में। अगर रिएक्टेंट आपका सॉलिड में है, गैस में है, तो उस समय आपका कैटलिस्ट भी गैस में होना चाहिए। तो ऐसे कैटलिस्ट को हम बोलते हैं होमोजीनियस। मतलब कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट आर इन सेम फेज, मतलब सेम फेज में होने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए देखिए 2SO2 गैस, O2 गैस, ये सारे क्या है गैस,
और NO भी क्या है अपने आप में गैस, तो हम कह सकते हैं ये होमोजीनियस कैटलिस्ट है। हेटेरो मतलब डिफरेंट, तो इट मीन्स अगर रिएक्टेंट और आपका जो कैटलिस्ट है वो दोनों ही अलग अलग स्टेट में हुए तो उसे हम बोल सकते हैं हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। मतलब कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट आर इन डिफरेंट फेज। एग्जाम्पल के लिए हमने अमोनिया वाले का लिया है, देखिए N2 प्लस में 3H2, अभी किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, यहाँ पे Fe की प्रेजेंस में हो रहा है, ये Fe की प्रेजेंस में हो रहा है। तो Fe क्या है, सॉलिड है यहाँ पे, आई होप क्लियर हो रहा होगा। Fe क्या है यहाँ पे, सॉलिड है, लेकिन ये क्या है, गैस है। तो ये गैस है और ये सॉलिड है, तो डेफिनेटली कौन सी रिएक्शन हो गई, हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट हो गया ये। क्लियर। चलिए अब इन हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट का मैकेनिज्म देखते हैं, आखिर ये काम करते कैसे हैं। क्लियर। तो देखिए काम करने के लिए सबसे पहले जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में डिफ्यूज करते हैं। क्या करते हैं, आपस में डिफ्यूज करते हैं, मिलने की कोशिश करते हैं ताकि वो कैटलिस्ट के साथ बाइंड हो सके। इसका मतलब ये है, सबसे पहले आपको दिया हुआ ये कैटलिस्ट और ये दो रिएक्टेंट हैं ए और बी। तो सबसे पहला काम ये होगा कि ये ए और बी इस सरफेस पे एडजॉर्ब होने की कोशिश करेंगे। एडजॉर्ब मतलब सरफेस पे एक्यूमुलेट, कलेक्ट, इकट्ठा होने की कोशिश करेंगे। समझ में आ रही है चीज। तो इट मींस इस सरफेस पे कलेक्ट होना है, क्योंकि कैटलिस्ट एक लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है रिएक्शन का। तो अब ये ए और बी देखिए, एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल। अब इससे ये ए और बी कहाँ गए हैं, सरफेस पे कलेक्ट हो गए हैं, किसके, कैटलिस्ट के। अब ये बहुत ज्यादा टाइटली क्या होते हैं, सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, फोर्स बहुत ज्यादा लग रहा होता है। यही कैटलिस्ट की एक प्रॉपर्टी भी होती है, फीचर भी होता है, जिसे हम एक्टिविटी कहते हैं, आगे देखेंगे जिसे। तो ये दोनों क्या हो गए, बाइंड हो गए, सरफेस के ऊपर आके कलेक्ट हो गए, एक्यूमुलेट हो गए कैटलिस्ट के। फाइनली अब क्या होता है, ए और बी अगल बगल में होते हैं, इनके बीच में बॉन्ड फॉर्म होने लगते हैं। जैसे ही ए और बी के बीच में बॉन्ड फॉर्म होते हैं तो इसे हम बोलते हैं इंटरमीडिएट। ये बहुत ही शॉर्ट टाइम प्रोसेस होता है जो बहुत बीच में बहुत जल्दी हो जाता है। क्लियर। तो इसका मतलब बीच में ए और बी के बीच में क्या बनते हैं, बॉन्ड बनते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन का मतलब होता है अलग होना। अब ये ए और बी का ये वाला पार्ट यहां से अलग होने लगेगा कैटलिस्ट से। तो अब कैटलिस्ट अलग हो चुका है और ए और बी फाइनली अलग हो चुके हैं। जैसे ही डिसॉर्प्शन खत्म होगा तो हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा और कैटलिस्ट फिर दोबारा फ्री हो जाएगा। अब इसमें नया कोई रिएक्टेंट फिर आ सकता है। क्लियर हो रही है चीज किस तरीके से। तो इस तरीके से फाइनली हमें प्रोडक्ट मिल गया। तो यहां पे हमने देखा सबसे ये पहले ये मॉलिक्यूल्स आपस में डिफ्यूज होने के बाद इस सरफेस पे आके एक्यूमुलेट हो गए, मतलब एडजॉर्प्शन हुआ। जैसे ही एडजॉर्प्शन हुआ उसके बाद ए और बी के बीच में बॉन्ड बनने लगे, जिसे हम बोलते हैं इंटरमीडिएट तैयार हो गया। जैसे इंटरमीडिएट तैयार हो गया तो फिर हमने इस ए और बी को यहां से बाहर किया, जिस प्रोसेस को बोलते हैं डिसॉर्प्शन, सरफेस में से उस चीज का हट जाना। और फाइनली डिसॉर्प्शन के बाद प्रोडक्ट अलग हो गया, कैटलिस्ट फ्री हो गया ताकि वो किसी और रिएक्टेंट के साथ मिल सके। अब देखिए दो इंपॉर्टेंट फीचर कैटलिस्ट के, एक होती है एक्टिविटी, दूसरे को बोलते हैं सेलेक्टिविटी। एक्टिविटी का क्या होती है, जो केमिकल एडजॉर्प्शन होता है उसमें एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसकी वजह से रिएक्शन फास्ट भी होती है, ज्यादा भी होती है। तो एक्टिविटी में होता क्या है, जो रिएक्टेंट है उसे एडजॉर्ब कर लिया जाता है बहुत स्ट्रांगली कैटलिस्ट के साथ। क्लियर हो रही चीज। कैटलिस्ट के साथ बहुत स्ट्रांगली क्या होता है, वो एडजॉर्ब हो जाता है ताकि उस पूरे सरफेस को वो अच्छे से यूज कर सके, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्टिविटी। क्लियर हो रही चीज। और इसकी वजह से वो खुद अपने आप में क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। तो इट मींस एक्टिविटी का मतलब हो गया रिएक्टेंट मस्ट गेट एडजॉर्ब रीजनेबली स्ट्रॉन्ग टू द कैटलिस्ट टू बिकम एक्टिव। तो रिएक्टेंट यहाँ एक्टिव हो गया है जब वो बहुत स्ट्रांगली कैटलिस्ट के साथ ज्वाइन हो जाता है, और इसे बोलते हैं एक्टिविटी। सेकेंड होता है सेलेक्टिविटी। सेलेक्टिविटी का मतलब ये हो गया कि कैटलिस्ट, हर एक कैटलिस्ट एक पर्टिकुलर रिएक्शन में यूज हो रहा है उस रिएक्शन को फास्ट करने के लिए। मतलब आप किसी भी कैटलिस्ट को किसी भी रिएक्शन में यूज नहीं कर सकते हैं। तो सेलेक्टिविटी का मतलब है एबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट टू डायरेक्ट अ रिएक्शन टू गिव अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। मतलब एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट एक रिएक्शन मिलके एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट देने में हेल्प करता है। तो हर कोई कैटलिस्ट नहीं करेगा, हर एक स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए अलग अलग कैटलिस्ट होंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड H2 के साथ मिलता है, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर जो कैटलिस्ट यूज किया है तो वो HCHO हमें देता है, इसका मतलब वो हमें मिथेनॉल देता है। तो इसके लिए कॉपर ही यूज होगा और बाकी कैटलिस्ट आपको यूज नहीं करने हैं। तो इसे हम बोल सकते हैं सेलेक्टिविटी। तो
तो अब हम कैटलिस्ट के अंदर समझते हैं शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट। देखिए शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट का मतलब ये है कि कुछ इस तरह के कैटलिस्ट है जिनके साथ हर एक रिएक्टेंट पार्ट नहीं ले सकता। ये एक्चुअल में डिपेंड करता है कि जो कैटलिस्ट है उसके पोर्स और जो रिएक्टेंट है उसका शेप। अगर इन दोनों का शेप एक जैसा हुआ तो ये रिएक्शन में पार्ट लेंगे, अदरवाइज रिएक्शन में पार्ट नहीं लेंगे। तो इट मींस कहीं ना कहीं रिएक्टेंट का शेप जो होता है वो और जो कैटलिस्ट के पोर्स हैं उसका शेप, ये रिएक्शन के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग रिएक्शन यहां पे होती है। तो इसे हम बोलते हैं शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट। इट मींस कैटालिटिक रिएक्शन दैट डिपेंड अपॉन दी pores size of catalyst and the size of reactant and product molecule is called shape selective catalyst। क्लियर हो गया है? तो यहां पे कैटलिस्ट का भी हमें पोर देखना है और हमें क्या देखना है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के भी शेप को ध्यान रखना है। और इसका एग्जांपल होता है जियोलाइट। अब देखिए जियोलाइट जो होता है ये एल्यूमिनियम सिलिकेट का बना हुआ होता है। इसका मतलब यहाँ पे Al2 और SiO2 इसके मॉलिक्यूल्स आपको देखने को मिलते हैं। इसके अंदर काफी सारे पोर्स होते हैं जिसके अंदर वाटर होता है। क्लियर? इसका 3D फ्रेम बनता है और हनीकॉम स्ट्रक्चर होता है। हनीकॉम समझ रहे हैं? कुछ इस तरीके से हनीकॉम स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। अब इस सिचुएशन पे जब इसे आप हीट करते हैं तो इसमें से वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं और ये जो अंदर के पोर्स होते हैं वो खाली हो जाते हैं एक तरीके से। ठीक है, अब फाइनली आपको समझना है यहाँ पे कि एक्चुअल में जो उसके पोर्स खाली हुए हैं और जो रिएक्टेंट है, अगर उन दोनों का शेप एक जैसा हुआ तो वो उस पोर के अंदर जाके एडजस्ट हो सकते हैं और रिएक्शन होगी। लेकिन अगर उनका शेप डिफरेंट हुआ, कैविटीज जो जियोलाइट में प्रेजेंट है, तो वो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेंगे और वो कैटालिटिक रिएक्शन होगी नहीं फर्दर। अब reaction taking place in zeolite depend upon shape of reactant, product and pores or the cavity of zeolite। स्ट्रक्चर कैसा होता है? इट हैज अ हनीकॉम स्ट्रक्चर। ये यूज होता है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के अंदर। इसका एग्जाम्पल है ZSM5। ZSM5 एक जियोलाइट है जो कन्वर्ट करता है अल्कोहल को गैसोलीन के अंदर। तो अब हम समझते हैं हमारा थर्ड टॉपिक चैप्टर का, दैट इज कॉल्ड एंजाइम्स। एंजाइम्स होते क्या हैं? जैसे कैटलिस्ट होते हैं वैसे ही एंजाइम्स भी होते हैं, लेकिन एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। इट मींस ये प्रोटीन होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, लेकिन बायोकेमिकल प्रोसेस में, मतलब बायोलॉजिकल प्रोसेस में जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहे हैं उन्हें हम एंजाइम्स कहते हैं। तो एंजाइम्स क्या, एक तरह के प्रोटीन ही होते हैं। तो एंजाइम्स, दीज आर दी प्रोटीन मॉलिक्यूल टेक पार्ट इन बायोकेमिकल रिएक्शन, जो बायोकेमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं, एंड इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, देयरफॉर इट इज कॉल्ड बायोकेमिकल कैटलिस्ट। इसीलिए इन्हें बायोकेमिकल कैटलिस्ट भी कहते हैं। अच्छा, अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो फर्स्ट, स्पेसिफिक इन नेचर। ये नेचर के अंदर स्पेसिफिक होते हैं, किसके साथ रिएक्ट करना है तो उस पर्टिकुलर चीज के साथ ही रिएक्ट करेंगे, किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं कर जाएंगे। इट मींस स्पेसिफिक इन नेचर। हाईली एक्टिव इन ऑप्टिमम टेम्परेचर। एक्चुअल में अगर हम एंजाइम्स को देखें तो वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम मतलब एक करेक्ट टेम्परेचर के ऊपर ही काम करते हैं प्रॉपरली। इट मींस हर एक टेम्परेचर पे उनकी एक्टिविटी एक जैसी बिल्कुल नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं हाईली एक्टिव होते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर पे अपने। स्पेसिफिक टू पीएच, ये काम करते हैं उस एक पर्टिकुलर पीएच लेवल पे। लाइक अगर इन्हें एसिडिक मीडियम पे काम करना है तो वो एंजाइम्स एसिडिक मीडियम में ही काम करेंगे, तो वो पर्टिकुलर पीएच मेंटेन होना जरूरी है इनके लिए। एक्टिविटी इज इनहिबिटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन सब्सटेंस। कुछ सब्सटेंस की प्रेजेंस में ये अपनी एक्टिविटी को रोक देते हैं। तो ये कुछ चार इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। स्पेसिफिक होते हैं नेचर में, ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करते हैं, पीएच स्पेसिफिक होना चाहिए और कुछ सर्टेन सब्सटेंस की प्रेजेंस में अपनी एक्टिविटी को रोक देते हैं। फिर बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। इसके मैकेनिज्म को कीलॉग थ्योरी भी कहते हैं। कीलॉग थ्योरी, इसमें जो एंजाइम होता है वो कुछ ऐसा होता है समझिए, और इसके पास ये वाली साइड जो होती है इसे एक्टिव साइड बोलते हैं। अब इस साइड पे आके कोई सबस्ट्रेट, वही सबस्ट्रेट इस साइड पे आके बाइंड होगा जिसका शेप इस एंजाइम की एक्टिव साइड जैसा होगा, जैसे लॉक में होता है। लॉक में क्या होता है कि अगर की है तो उसका पर्टिकुलर वही शेप होना चाहिए, तभी वो उस लॉक को ओपन कर पाएगी। सिमिलरली एंजाइम की एक्टिव साइड पे वही सबस्ट्रेट बाइंड होगा जिसका शेप इस एक्टिव साइड जैसा होगा। क्लियर? इसलिए इसे कीलॉग थ्योरी भी कहते हैं। अब यहां दो चीजें होती हैं।
पहला एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ आके मिलता है और ES मतलब एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म कर देता है, जिसे हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, बाइंडिंग ऑफ एंजाइम टू सबस्ट्रेट टू फॉर्म एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो क्या बन गया, एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, डीकॉम्पोजिशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स टूटता है, इसमें से एंजाइम अलग होता है और फाइनली प्रोडक्ट मिल जाता है आपको कुछ ना कुछ। तो फर्स्ट स्टेप में आपका एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना और सेकंड स्टेप में उसका डीकॉम्पोजिशन हुआ, जिससे प्रोडक्ट बन गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट जो इंडस्ट्री में यूज होते हैं, तो हैबर्ट्स प्रोसेस में अमोनिया बनता है जिसके अंदर कैटलिस्ट Fe आयरन यूज होता है और मोलिब्डेनम एज अ प्रमोटर यूज होता है। ऑसवाल्ड प्रोसेस जिसमें HNO3 नाइट्रिक एसिड फॉर्म होता है, इसमें प्लेटिनियम एस्बेस्टोस जो है वो यूज होता है एज अ कैटलिस्ट। कॉन्टैक्ट प्रोसेस जिसमें H2SO4 फॉर्म होता है, इसमें वेनेडियम ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट यूज होता है। और डीकॉन प्रोसेस जिसमें क्लोरीन फॉर्म होता है, इसके अंदर क्यूप्रिक क्लोराइड जो हो गया CuCl2 एज अ कैटलिस्ट यूज होता है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट जो आपको ध्यान रखने हैं, एडम्स कैटलिस्ट जिसे हम PT या फिर PTO कहते हैं, क्लियर, प्लेटिनियम या फिर प्लेटिनियम ऑक्साइड कहते हैं। जिगलर नाटा कैटलिस्ट, इसका आपको फॉर्मूला याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है, TiCl4 टाइटेनियम क्लोराइड है यहाँ पे, उसके बाद C2H5 थ्राइस Al। इसका मतलब यहाँ पे आपका यूज हो रहा है इथाइल ग्रुप, वो भी कितने, 3 इथाइल एल्यूमिनियम, क्लियर। तो ये यूज हो रहा है जिगलर नाटा कैटलिस्ट के अंदर, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। फिर आता है ब्राउन कैटलिस्ट, इसे हम बोलते हैं निकल बोराइड। तो निकल बोराइड जो है वो आपका ब्राउन कैटलिस्ट है। तो ये इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट और ये प्रॉपर्टीज एंजाइम की आपको पता होनी चाहिए अच्छे से। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, फोर्थ टॉपिक, कोलाइड्स। आखिर कोलाइड्स होते क्या हैं और कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कोलाइड्स को। कोलाइड्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनके पार्टिकल्स का साइज 1 से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में आता है। इट मीन्स अगर पार्टिकल का साइज कुछ इस तरीके से होने वाला है तो हम उन्हें बोल सकते हैं कोलाइड्स। ये कुछ पार्टिकल्स का साइज इतना छोटा होता है कि ये फिल्टर पेपर से तो पास हो जाते हैं, लेकिन एनिमल्स की जो मेम्ब्रेन होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उनसे पास नहीं हो पाते हैं। इट मीन्स ये एक तरीके का हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। क्लियर हो रही चीज। तो इट मीन्स कोलाइड्स क्या होते हैं, सब्सटेंस विच पार्टिकल साइज इन बिटवीन 1 to 1000 नैनोमीटर पास थ्रू द फिल्टर पेपर बट नॉट थ्रू द एनिमल मेम्ब्रेन। क्लियर। और नेचर कैसा होता है, हेट्रोजीनियस होता है। एग्जाम्पल के लिए हो गए स्टार्च, गम एंड ग्लू। मतलब हम इन्हें देखने में बता नहीं सकते कि ये होमोजीनियस है या फिर हेट्रोजीनियस है, बट अंडर अ सर्टेन कंडीशंस ये हमें क्लियर हो जाता है कि ये हेट्रोजीनियस है नेचर में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत सारे डस्ट पार्टिकल हैं और हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो हमें लग रहा है ये होमोजीनियस है, पूरी तरीके से मिक्स हो चुके हैं। लेकिन जब हम लाइट को बंद करते हैं और स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर लाइट वहां से पास करते हैं, तो हमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल दिखाई देते हैं। तो वो हमें एक अंडर सर्टेन कंडीशन चीजें दिखाई दे रही हैं। तो इट मींस वो क्या हो चुके हैं, यहाँ पे कोलाइड्स हो चुके हैं। अब कोलाइडल्स के अंदर हमें दो चीजें पढ़ने को मिलेंगी ज्यादातर, डिस्पर्स्ड एंड डिस्पर्जन। डिस्पर्स वैसा ही होता है जैसे एक सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट होता है। इट मींस सॉल्यूट को आप मिक्स करते थे सॉल्वेंट के अंदर, उसी तरीके से जो चीज ऐड हो रही है उसे डिस्पर्स कहते हैं, जिस मीडियम के अंदर ऐड कर रहे हैं उसे डिस्पर्जन कहते हैं। इसका मतलब ये सॉल्वेंट की तरह हो गया और ये सॉल्यूट की तरह हो चुका है। अब हम बात करते हैं इनके टाइप्स की। तो जब हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स एंड डिस्पर्जन फेस। ये हमारा पहला क्लासिफिकेशन है। तो देखिए आपके पास क्या क्या यहाँ पे क्लासिफिकेशन में हम किस तरीके से उन्हें डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, आपका डिस्पर्स फेस सॉलिड हो सकता है, डिस्पर्जन भी सॉलिड हो सकता है। मतलब आप सॉलिड में सॉलिड को मिक्स कर रहे हैं तो सोल का नाम हो गया सॉलिड सोल। एग्जाम्पल के लिए हो गया कलर्ड ग्लासेस और जेमस्टोन्स, इसमें सॉलिड के अंदर हम सॉलिड को मिक्स करते हैं। फिर अगर आपका डिस्पर्स फेस, मतलब समझ लेना सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, वो सॉलिड है, लेकिन डिस्पर्जन जिसमें मिक्स कर रहे हैं वो लिक्विड है, तो इसे सोल कहते हैं। तो मोस्टली जगह पे हमें सोल देखने को मिलेगा, तो आप समझ जाना कि वहां पे लिक्विड आपका डिस्पर्जन मीडियम है। और इसका एग्जाम्पल हो गया लाइक पेंट, मडी वाटर। तो इट मीन्स मडी वाटर का मतलब क्या हो गया, सॉलिड को आपने वाटर के अंदर मिक्स कर रखा है। फिर हो गया सॉलिड गैस, डिस्पर्स फेस सॉलिड है, डिस्पर्जन गैस है, तो इसे हम बोलते हैं एयरसॉल। एयरसॉल का मतलब जब भी आपका डिस्पर्जन मीडियम गैस रहेगा तो उसे हम एयरसॉल बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए हो गया स्मोक एंड डस्ट। फिर नेक्स्ट, अगर डिस्पर्स मीडियम आपका लिक्विड हुआ, डिस्पर्जन जिसमें मिक्स कर रहे हैं वो सॉलिड हुआ, तो उससे क्या फॉर्म होता है, जेल। तो जेल में क्या होता है, आपका डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड होता है। एग्जाम्पल के लिए चीज, बटर, जेलीज,
क्लियर, ये सारी चीजें थोड़ी सी हार्ड होती हैं, लेकिन इनके अंदर जो डिस्पर्स मीडियम होता है वो लिक्विड होता है। फिर लिक्विड तो इसको बोलते हैं इमल्शन। अगर दो तरह के लिक्विड आपस में मिलते हैं इसे बोलते हैं इमल्शन। जैसे क्रीम फॉर्म होती है, मिल्क फॉर्म होता है, तो इसे हम बोलते हैं इमल्शन। फिर लिक्विड किसके अंदर डाल रहे हैं, गैस के अंदर डाल रहे हैं, तो इसे बोलते हैं एरोसॉल। इसे अगेन बोलते हैं एरोसॉल। जब भी आपका डिस्पर्जन मीडियम गैस होगा तो एरोसॉल। क्लियर, इसका एग्जाम्पल होता है फॉग, मिस्ट, ये सारे एग्जाम्पल्स किस चीज के हैं, एरोसॉल के, मतलब जब हम लिक्विड को मिक्स कर रहे हैं गैस के अंदर। फिर नेक्स्ट होता है गैस इन सॉलिड। जब आप गैस को सॉलिड में मिक्स करते हैं तो फॉर्म होता है सॉलिड फॉर्म। एग्जाम्पल के लिए हो गया फॉर्म रबर। जो फॉर्म रबर्स होती हैं वो किसका एग्जाम्पल है, सॉलिड फॉर्म का। फिर आता है गैस लिक्विड, मतलब गैस को आप लिक्विड के अंदर डाल रहे हैं तो उस समय फॉर्म होता है एक फॉर्म। जैसे फ्रोथ की हम बात कर रहे हैं, झाग होता है जिस तरीके से, वो सब तैयार होता है, तो हम क्या कर रहे हैं, गैस को जैसे ही डाल रहे हैं किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक के अंदर देखते हैं। तो इट मीन्स ये इसके सारे टाइप्स हो गए। लेकिन इसमें हमने लास्ट में गैस इनटू गैस नहीं लिखा, बाकी सारे लिखे। तो उसके पीछे रीजन होता है, जब गैस को गैस में मिक्स करते हैं तो वो होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है, और कोलाइडल क्या है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, इसीलिए गैस और को गैस के अंदर मिक्स करना इसका एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। अब देखिए डिस्पर्जन मीडियम में भी आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर मान लीजिए वाटर यूज हो रहा है डिस्पर्जन मीडियम में तो उसे एक्वासोल बोलते हैं, अल्कोहल यूज हो रहा है डिस्पर्जन मीडियम में तो अल्कोसोल, और अगर बेंजीन यूज हो रहा है तो बेंजोसोल, और अगर गैस यूज हो रही है तो एरोसोल। तो इन टर्म्स को आपको याद रखना है, एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो अब हम समझते हैं नेक्स्ट चीज हमारी, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स एंड डिस्पर्जन मीडियम। अब डिस्पर्स और डिस्पर्जन मीडियम की जो इंटरेक्शन हो रही है उसके बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं लायोफिलिक और लायोफोबिक। अब फिलिक का मतलब होता है अट्रैक्ट होना, तो इसका मतलब जब डिस्पर्स और डिस्पर्जन फेस दोनों आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं, इजिली मिल रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं लायोफिलिक। एग्जाम्पल के लिए होता है मेटालिक सोल। लायोफोबिक, फोबिक का मतलब क्या होता है, दूर जाना, तो इट मींस अगर सॉल्वेंट आपका, मतलब आपका डिस्पर्स और डिस्पर्जन मीडियम दोनों एक दूसरे से रिपेल कर रहे हैं तो उस समय जो सोल होता है उसे बोलते हैं लायोफोबिक। इस सिचुएशन पे हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिक्स करना पड़ता है जिसकी वजह से वो आपस में मिल सके कहीं ना कहीं। इसका एग्जाम्पल होता है स्टार्च सोल। तो फर्स्ट, सॉल्वेंट लविंग कोलाइड्स व्हिच कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सिंपली मिक्सिंग ऑफ डिस्पर्जन फेज इनटू द डिस्पर्स्ड फेज इनटू द डिस्पर्जन मीडियम। तो यहां पे हम क्या करते हैं, डिस्पर्स्ड फेज को डिस्पर्जन मीडियम में डाल देते हैं, इजीली वो मिक्स हो जाता है। और इस सिचुएशन में क्या होता है, ये सॉल्वेंट हीटिंग कोलाइड्स होते हैं, ये क्या करते हैं, दूर जाते हैं उससे कहीं ना कहीं। नेक्स्ट, ये रिवर्सिबल होते हैं नेचर के अंदर, वापस उसी फॉर्म में आ सकते हैं, लेकिन यहां पे कुछ कोगुलेशन, क्योंकि यहां पे हम किसी एक्स्ट्रा चीज को ऐड करते हैं, इस वजह से ये इरिवर्सिबल होते हैं नेचर के अंदर। अब जो चीज इजीली मिक्स हो जा रही है तो वो कैसी होगी, स्टेबल होगी, और वो कभी भी कोगुलेट नहीं करेगी। क्लियर हो रही चीज, इसी वजह से तो इरिवर्सिबल है, लेकिन ये अनस्टेबल होते हैं और इजीली कोगुलेट कर जाते हैं। विस्कोसिटी इनकी जो होती है काफी हाई होती है, इनकी विस्कोसिटी यहाँ पे कम होती है, या फिर आप कह सकते हैं सेम होती है ऑलमोस्ट। सरफेस टेंशन इनका लो होता है डिस्पर्जन मीडियम में, और इनका सरफेस टेंशन जो होता है नियरली सेम विद द डिस्पर्जन मीडियम। क्लियर, तो इनका जो सरफेस टेंशन होता है वो लो होता है अपने डिस्पर्जन मीडियम से, लेकिन इनका ऑलमोस्ट सेम होता है डिस्पर्जन मीडियम के साथ। तो ये तो हो गए हमारे पास डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सोल। अब समझते हैं बेस्ड ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल। तो इसमें होते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड और एसोसिएटेड कोलाइड, जो इसके बाद देखते हैं। मल्टी मॉलिक्यूलर का मतलब ये होता है जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स आपस में एग्रीगेट मिलते हैं और वो उस साइज को बना लेते हैं जो एक कोलाइडल का नॉर्मल साइज होता है, तो उसे हम बोलते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। मल्टी मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट मिले और उन्होंने साइज कौन सा फॉलो किया, एक कोलाइडल का। इसके एग्जाम्पल में होता है सल्फर सोल, तो सल्फर एसिड की फॉर्म में मिलता है और इसका जो सोल होता है वही एग्जाम्पल है आपके पास एक मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स का। फिर नेक्स्ट होता है मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड। मैक्रोमोलिक्यूलर का मतलब है कि अकेला एक ही जो मॉलिक्यूल है उसका साइज इतना बड़ा है कि वो कोलाइडल की प्रॉपर्टी को इजीली रिप्रेजेंट कर रहा है, उसे हम बोलते हैं मैक्रोमोलिक्यूलर। सब्सटेंस हैविंग लार्ज मॉलिक्यूलर मासेस एंड साइज ऑफ द कोलाइडल रेंज में होता है वो। क्लियर हो रही, एग्जांपल के लिए नाइलॉन या फिर सिंथेटिक रबड़। तो अब हम समझते हैं थर्ड टाइप हमारा एसोसिएटेड कोलाइड्स।
देखिए एसोसिएटेड कोलाइड्स का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे कोलाइड्स जो कम कंसंट्रेशन पे मतलब लो कंसंट्रेशन पे इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, बट एट हाई कंसंट्रेशन बिहेव एज एन कोलाइडल पार्टिकल्स। मतलब कम कंसंट्रेशन है तो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहे हैं, ज्यादा कंसंट्रेशन में बिहेव कर रहे हैं एज ए कोलाइडल पार्टिकल्स, तो ऐसे को हम बोलते हैं एसोसिएटेड कोलाइड्स। एग्जाम्पल्स के लिए होता है फॉर्मेशन ऑफ मिसल्स। मिसल्स में आपने देखा है बहुत सारे आयंस आपस में एग्रीगेट होते हैं, एक क्लस्टर की फॉर्म तैयार करते हैं, उसे हम बोलते थे मिसल्स। मिसल्स एग्जाम्पल है यहाँ पे एसोसिएटेड कोलाइड्स का, जो सोप और डिटर्जेंट में देखा जाता है। तो इट मींस एट लो कंसंट्रेशन बिहेव एज इलेक्ट्रोलाइट, बट एट हाई कंसंट्रेशन बिहेव एज कोलाइड्स। फॉर्मेशन ऑफ मिसल्स हम देखते हैं यहाँ पे, सोप एंड डिटर्जेंट इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ओके, यहाँ पे दो टर्म्स आते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर और क्रिटिकल मिसल्स कंसंट्रेशन। देखिए क्राफ्ट टेम्परेचर का मतलब ये है वो टेम्परेचर जिस पे वो कोलाइडल फॉर्म हुआ, तो वो फॉर्म होगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एंड दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर। इट मींस फॉर्मेशन ऑफ मिसल्स टेक प्लेस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर। क्रिटिकल मिसल्स कंसंट्रेशन, अब देखिए मिसल्स फॉर्म होगी तो एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे होगी, तो वही सेम चीज है, फॉर्मेशन ऑफ मिसल्स टेक प्लेस एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन। जिस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे वो फॉर्म हो रही है उसे हम बोलते हैं क्रिटिकल मिसल्स कंसंट्रेशन। तो अब हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स। हमारे पास तीन प्रिपरेशन है कोलाइड की, डिसइंटीग्रेशन मेथड, पैप्टाइजेशन और केमिकल मेथड। तो फर्स्ट समझते हैं डिसइंटीग्रेशन मेथड। देखिए डिसइंटीग्रेशन मेथड के अंदर हम फर्स्ट देखते हैं, ये जनरली यूज किया जाता है किसी मेटालिक कोलाइड को फॉर्म करने के लिए, उसके सोल को तैयार करने के लिए। इसके लिए हम यूज करते हैं दो मेटल्स के इलेक्ट्रोड्स, उन्हें कनेक्ट करते हैं बैटरी के साथ और फाइनली डिप कर देते हैं इस सॉल्यूशन के अंदर जहां वाटर है समझ लीजिए। और ये जो बगल में बना हुआ है ये एक आइस चैम्बर है, ये जो बगल में आइस चैम्बर है। अब फाइनली जैसे इन मेटल्स को हम टच करते हैं, क्योंकि ये बैटरी से कनेक्टेड है, तो इसमें से हीट इवॉल्व होती है, स्पार्क होता है। उस हीट से ये मेटल जो होता है ये मेल्ट होके वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है। जब ये वेपर ऊपर की तरफ जाते हैं तो इस आइस चैम्बर की वजह से वेपर्स कंडेंस हो जाते हैं और छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और उनका जो साइज होता है वो कोलाइडल के साइज से मैच करता है। तो इससे हमारे फॉर्म हो जाते हैं पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल्स। तो डिसइंटीग्रेशन मेथड में हमने क्या देखा, यूज टू ऑब्टेन दी मेटालिक सोल। मेटालिक सोल के लिए यूज हो रहा है लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। अब यहां पे देखिए, एन इलेक्ट्रिक आर्क इज सेटअप बिटवीन दी टू मेटालिक इलेक्ट्रोड। एक इलेक्ट्रिक आर्क सेटअप करी जा रही है दो मेटालिक इलेक्ट्रोड्स के बीच में, सस्पेंडेड इन दी ट्रफ ऑफ वाटर, पानी के नीचे उसे सस्पेंड कर दिया है। देन द हीट ऑफ आर्क कन्वर्ट मेटल इनटू द वेपर। अब जो हीट इवॉल्व होगी जब ये टच करेंगे तो वो मेटल किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में, विच आर कंडेंस्ड इन आइस वाटर लीड फॉर्मेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ कोलाइडल सोल। और ये जो आइस चैम्बर यहाँ पे लगाया हुआ है, ये आइस वाटर उसे कंडेंस करके कोलाइडल पार्टिकल्स में चेंज कर देगा। तो फर्स्ट मेथड इज डिसइंटीग्रेशन और इलेक्ट्रिक आर्क मेथड। सेकंड पे आते हैं, दैट इज कॉल्ड पैप्टाइजेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है पैप्टाइजेशन, क्लियर। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इस मेथड के अंदर हमें यूज करना पड़ता है एक फ्रेश प्रेसिपिटेट, क्लियर। हम एक फ्रेश प्रेसिपिटेट को कन्वर्ट करते हैं कोलाइडल सोल से। कैसे, उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं और उसे शेक करते हैं। तो इट मींस इसके अंदर बाय शेकिंग इट विद एन डिस्पर्जन मीडियम इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट। कुछ समझ में आ रहा है? इसका मतलब पैप्टाइजेशन में क्या किया, हमें एक फ्रेश प्रेसिपिटेट दिया, हम उसे कन्वर्ट करने वाले हैं कोलाइडल सोल में। कैसे, उस प्रेसिपिटेट को हमने डाल दिया एक डिस्पर्जन मीडियम के अंदर और साथ में डाला कुछ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट, और जब अब हमने इसे शेक किया तो शेक करने के बाद वो प्रेसिपिटेट टूटा और कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, कोलाइडल पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो फाइनली फॉर्मेशन हुई कोलाइडल पार्टिकल्स की। और जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं उस इलेक्ट्रोलाइट को बोलते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट। ये डेफिनेशन एग्जाम में बहुत बार आई है, तो आप लोगों को दो तीन टर्म्स ध्यान रखने हैं यहाँ पे। फर्स्ट, फ्रेश प्रेसिपिटेट किस में कन्वर्ट हो रहा है, कोलाइडल सोल में। कैसे, जब उसे मिक्स कर रहे हैं डिस्पर्जन मीडियम में और उसके साथ ऐड कर रहे हैं कुछ इलेक्ट्रोलाइट। फिर क्या करना है, शेक करना है। शेक करने के बाद क्या बन गया, आपका कोलाइडल सोल तैयार हो गया है। फिर आता है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड का मतलब केमिकल रिएक्शंस के थ्रू। तो उसमें डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन,
हाइड्रोलिसिस, इन सभी रिएक्शंस के साथ क्या होता है, आपका फाइनली सोल तैयार हो सकता है। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है SO2 H2S, इन दोनों को मिलाया तो इससे सल्फर का एक सोल तैयार हुआ और वाटर अलग हो गया। FeCl3 और H2O को मिलाया तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हुआ, वाटर लिसिस मतलब टूटा, और फाइनली Fe के साथ अटैच हुआ उसका OH आयन, और फाइनली FeOH होल थ्राइस आपका एक सोल बन चुका है और 3HCl बाहर चला गया है। तो रिएक्शंस के थ्रू कुछ केमिकल रिएक्शंस लाइक ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डबल डिकम्पोजिशन भी आपका सोल तैयार होता है। तो ये 3 मेथड्स आपको ध्यान रखने हैं प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स में। तो अब हम समझते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। देखिए 3 मेथड्स हैं, डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस एंड अल्ट्राफिल्ट्रेशन। डायलिसिस के अंदर हमें कोलाइडल सोल को प्योरीफाई करना है। तो कोलाइडल सोल के अंदर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, मतलब कोलाइडल सोल्स के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उन्हें हमें हटाना है, रिमूव करना है। इसके लिए हम उन कोलाइडल सोल्स को पास करते हैं एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, और जिसके थ्रू आपके कोलाइडल सोल्स अलग हो जाते हैं और जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डायलिसिस। ये प्रोसेस काफी स्लो होता है। रिमूव एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व्ड इन कोलाइडल सोल बाय पासिंग थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड डायलिसिस, और ये स्लो प्रोसेस है। लेकिन अगर इसी प्रोसेस को हमें फास्ट करना है तो इसके लिए हमें यहाँ पे यूज करनी पड़ती है एक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम यूज करेंगे सेम प्रोसेस के अंदर तो इसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोडायलिसिस। यहाँ पे आपका प्रोसेस पहले के कंपैरेटिवली फास्ट हो जाएगा। फिर लास्ट होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के अंदर हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, एक अलग तरह की सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बनाते हैं जहां पे पोर्स जो होता है उनका शेप पहले के कंपैरेटिवली और छोटा हो जाता है, क्योंकि हम उसे मिक्स कर देते हैं कोलिडियंस के साथ। कोलिडियंस, अब देखिए कोलिडियंस क्या है, यहाँ पे 4% नाइट्रोसेलुलस इन अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड ईथर। इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन बनाया जा रहा है वो कैसे बनाया जा रहा है, जिसमें 4% नाइट्रोसेलुलस किसके अंदर डाली गई है, अल्कोहल एंड ईथर के साथ। तो इट मींस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या है, यूज द स्पेशल फिल्टर पेपर प्रिपेयर्ड बाय डिपिंग देम इन द कोलिडियन सॉल्यूशन टू रिड्यूस देयर पोर साइज। अब जब साइज पोर्स का छोटा हो जाता है तो सिर्फ और सिर्फ कोलाइडल पार्टिकल्स एंटर कर पाएंगे, बाकी जो पार्टिकल्स होंगे वो एंटर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को इनमें से सबसे बेटर मानते हैं। तो अब हम समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। देखिए क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक्चुअल में इनका जो शेप होता है और जो इनका मास होता है वो ज्यादा होता है, तो इस वजह से ये भी कोलाइडल प्रॉपर्टी शो करते हैं, कम शो करते हैं बट डेफिनेटली करते हैं। तो हमें ये डिस्कस नहीं करना कि कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन कोलाइडल प्रॉपर्टीज होती कौन सी थी जो हमने पीछे देखी थी कि वो एक्चुअल में डिपेंड करती है किसके ऊपर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करती है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये प्रॉपर्टीज जो होती हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कोलाइडल सोल भी शो करते हैं, फर्स्ट चीज। सेकेंड हम बात करते हैं रिगार्डिंग द टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जब हम किसी लाइट को पास करते हैं कोलाइडल सोल से तो उस समय जो उसके पार्टिकल्स होते हैं उसकी वजह से लाइट स्कैटर्ड हो जाती है, फैल जाती है पूरी तरीके से, और इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल प्रेजेंट इन कोलाइडल सोल, तो उसे हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट होता है कलर। एक्चुअल में जो कोलाइडल सोल्स होते हैं वो कलर शो करते हैं। जब इनके ऊपर लाइट आती है तो वो डिपेंड करती है उस लाइट की वेवलेंथ कितनी है, या फिर जो कोलाइडल सोल का पार्टिकल है उसका साइज कितना है, उसके अकॉर्डिंग ये कलर शो करते हैं। इट मींस कलर ऑफ कोलाइडल सोल डिपेंड अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड साइज ऑफ पार्टिकल्स। गोल्ड सोल in red color and increase in size it become purple. इट मीन्स गोल्ड सोल जो बनता है उसका रेड कलर होता है एक्चुअल में, लेकिन जैसे जैसे उसका साइज बड़ा होता है कलर पर्पल होता जाता है। तो मतलब ये डिपेंड कर रहा है साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स पे। ब्राउमिन मूवमेंट। ब्राउमिन मूवमेंट का मतलब ये होता है जब कोलाइडल सोल के पार्टिकल्स जो सॉल्यूशन के अंदर हैं उनके पार्टिकल्स के साथ टकराते हैं, बॉम्बार्ड करते हैं, तो वो एक जिगजैग मोशन फॉलो करते हैं। दिस जिगजैग मोशन इज कॉल्ड ब्राउमिन मूवमेंट। इट मींस जिगजैग और द रैंडम मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। जिगजैग और रैंडम मोशन जो कोलाइडल पार्टिकल का हो रहा है ड्यू टू देयर अनबैलेंस्ड बॉम्बार्डमेंट बाय द मॉलिक्यूल ऑफ डिस्पर्जन मीडियम, क्योंकि उनका बॉम्बार्डमेंट किसके साथ हो रहा है, डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स के साथ, तो उनके अंदर जो ये जिगजैग मोशन फॉलो होता है इसे हम बोलते हैं ब्राउमिन मूवमेंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स।
देखिए एक्चुअल में किसी भी कोलाइडल सोल के अंदर जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उनके पास चार्ज होता है, आइदर पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज, लेकिन कोई ना कोई चार्ज होता है। क्यों होता है? फर्स्ट, ड्यू टू एड्सॉर्प्शन ऑफ आयन फ्रॉम द सॉल्यूशन। इसका मतलब वो पार्टिकल्स कुछ ना कुछ आयंस उस सॉल्यूशन से एड्सॉर्ब कर लेते हैं। इस वजह से अगर वो एड्सॉर्ब कर लेंगे तो वहां पे एक लेयर फॉर्म हो जाती है जिसे हम डबल लेयर भी कहते हैं। इट मींस कोलाइडल सोल के जो कोलाइडल सोल के अंदर जो पार्टिकल्स थे उन्होंने कुछ आयंस एड्सॉर्ब करे और वहां पे एक लेयर बन गई। एक लेयर तो स्टैटिक है और दूसरी लेयर उन अपोजिट आयंस की हो गई जो वहां पे बन चुकी है। क्लियर? तो इसे हम डबल लेयर भी कहते हैं। अब जो आपने मोस्टली केसेस देखे हैं उसमें देखते हैं कि जो एड्सॉर्प्शन ऑफ आयन है ये सबसे ज्यादा कॉमन होता है, जिसकी वजह से चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर आता है। अब एग्जांपल्स के लिए Fe2O3XH2O। अब ये जो सॉल्यूशन है इसके लिए अंदर अगर हम इस सोल की बात करें तो इसमें जब हम FeCl3 को ऐड करते हैं हॉट वाटर के साथ तो उस सिचुएशन पे हमें Fe3+ ये चार्ज निकलता हुआ दिखाई देता है। तो ये कौन सा सोल हो गया? पॉजिटिव वाला। लेकिन अगर हम FeCl3 के अंदर NaOH ऐड करते हैं तो उस सिचुएशन पे हमारा Fe2O3XH2O तो बनता है लेकिन उसमें से OH- वाला आयन निकलता है। तो इट मींस ये नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इट मींस ये डिपेंड करता है कि हमने क्या चीज किसके अंदर मिक्स करी है, उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स शो करते हैं। अब देखिए एक टर्म आता है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, जीटा पोटेंशियल। तो जीटा पोटेंशियल क्या है? जब मैं डबल लेयर की बात कर रहा था तो डबल लेयर में एक लेयर तो फिक्स थी और दूसरी लेयर्स उन अपोजिट आयंस की थी। अब इन दोनों लेयर्स के बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे बोलते हैं जीटा पोटेंशियल। मतलब द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फिक्स लेयर एंड द डिफ्यूज लेयर ऑफ अपोजिट चार्जेस इज कॉल्ड जीटा पोटेंशियल। दो लेयर्स हैं, एक लेयर फिक्स है और दूसरी उन अपोजिट आयंस की जो है कलेक्ट हो गए हैं एडसॉर्ब होने के लिए। अब इन दोनों लेयर्स के बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा दिस इज कॉल्ड जीटा पोटेंशियल। तो अब हम समझते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब ये होता है, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो चेक करती है कि कोलाइडल सोल्स पे चार्ज है भी या फिर नहीं है। इसमें हम दो इलेक्ट्रोड्स का यूज करते हैं, एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज और दूसरा नेगेटिवली चार्ज। उसे हम डाल देते हैं कोलाइडल सोल के अंदर। अब अगर कोलाइडल सोल के पास पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड के साथ कोगुलेट होने लगेगा, कलेक्ट होने लगेगा, और अगर वो नेगेटिवली चार्ज होगा तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास जाने लगेगा। तो इट मींस अगर यहां पे हम मूवमेंट देखते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स की टूवर्ड देयर इलेक्ट्रोड तो हमें यहां से क्लियर हो जाएगा कि उनके पास चार्ज है, और इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। movement of colloidal particle toward the opposite electrodes in the presence of external electric field, this is called electrophoresis। क्लियर हो रही है ये चीज? तो कोलाइडल पार्टिकल मूव कर रहे हैं अपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ, किसकी प्रेजेंस में? इलेक्ट्रिक फील्ड की। नेक्स्ट होता है कोगुलेशन, प्रेसिपिटेशन या फिर फ्लोकुलेशन। देखिए ये प्रोसेस का मतलब क्या है? इन तीनों का ही मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोलाइडल सोल्स कहीं ना कहीं इकट्ठा होके एक जगह सेटल हो जाए। इसका मतलब यहां पे कोगुलेशन हो रही है, चीजों का इकट्ठा होके नीचे आ जाना, सेटल हो जाना। मतलब प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स बाय फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट्स। मतलब क्या है? ये प्रोसेस है जिसमें पार्टिकल्स सेट हो गए हैं एक जगह पे, इकट्ठे हो चुके हैं, वो भी किसकी वजह से? एग्रीगेशन की वजह से। क्लियर? अब यहां पे देखिए अगर हम लायोफिलिक की बात करते हैं, उनके अंदर कोगुलेशन कब होती है? जब उनमें हम ऐड करते हैं इलेक्ट्रोलाइट और सुटेबल सॉल्वेंट। तो आपको याद रखना है लायोफिलिक के लिए हम यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट और सुटेबल सॉल्वेंट, लेकिन जो लायोफोबिक होते हैं उसमें कोगुलेशन के लिए अलग अलग प्रोसेस हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस जो अभी हमने देखा था ना कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया, वो कोगुलेट हो रहे थे। मिक्सिंग ऑफ अपोजिट चार्जेस, बॉइलिंग और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो इन मेथड्स के थ्रू हम लायोफोबिक सोल को कोगुलेट करवा सकते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं फॉक्युलेटिंग आयंस क्या होते हैं। इन्हें कोगुलेटिंग आयंस भी बोलते हैं। देखिए अगर मान लीजिए उनके पास चार्ज है कोलाइडल सोल्स के पास, तो अगर हम कुछ अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स वहां पे डाल दें तो वो अपोजिट चार्ज पार्टिकल उन्हें न्यूट्रलाइज कर देंगे, और इसी तरह के आयंस को बोलते हैं फॉक्युलेटिंग आयंस या फिर कोगुलेटिंग आयंस। आयंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स। समझ में आ रहा है? कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज है उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए जो आप आयंस यूज कर रहे हैं अपोजिट, उन्हें बोलते हैं फॉक्युलेटिंग आयंस। अब एक रूल आता है हार्डली सेजल रूल, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। देखिए ये रूल सिंपली हमें बता रहा है कि जो भी हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं कोगुलेट करवाने के लिए, क्या ऐड कर रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं, तो उस इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर कितना चार्ज होगा, मतलब उसकी कितनी वैलेंसी होगी, उसके अकॉर्डिंग
वो कोगुलेशन में हेल्प करेगा। मतलब जिसके पास जितना ज्यादा चार्ज होगा उसकी कोगुलेटिंग पावर उतनी ज्यादा होगी। तो हम इसे बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच इज रिक्वायर्ड फॉर द कोगुलेट अ कोलाइडल सोल। क्या कर रहे हैं, कितना इलेक्ट्रोलाइट हम डाले कोगुलेट करवाने के लिए एक कोलाइडल सोल को, डिपेंड अपॉन दी वैलेंसी और द चार्ज ऑफ कोगुलेटिंग आयन। तो वो डिपेंड किस पे करेगा, वैलेंसी और चार्ज पे, किसके, कोगुलेटिंग आयन के। हाइयर वैलेंसी ग्रेटर कोगुलेशन पावर, जितनी ज्यादा वैलेंसी उतना ज्यादा कोगुलेशन पावर देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल में देखिए Al3+, Ba2+ एंड Na+, तो सबसे ज्यादा चार्ज किसके ऊपर है, इसके पास। तो इसके पास कोगुलेट करवाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। लेकिन इस रूल में थोड़ी सी कमी थी, तो बाद में इसे मॉडिफाइड किया गया। तो मॉडिफाई में देखा गया कि अगर सबके पास चार्ज बराबर हो गया तो उस समय हमें देखना पड़ता है साइज। अगर सबके पास चार्ज बराबर है तो जिसका साइज सबसे छोटा होगा उसके पास सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी, और इट मींस उसके पास सबसे ज्यादा टेंडेंसी होगी किस चीज को फॉर्म करने की, कोगुलेशन को। एग्जाम्पल के लिए देखिए, अगर मान लीजिए आपको लिथियम Li+ दिया है और Na+ दिया है, दोनों पे ही बराबर वैलेंसी है, बराबर चार्ज है, लेकिन साइज छोटा किसका है, लिथियम का, तो इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, ये ज्यादा कोगुलेट करवाने में हेल्प करेगा। फिर नेक्स्ट आते हैं प्रोटेक्टिव कोलाइड्स। प्रोटेक्टिव कोलाइड्स का मतलब होता है कुछ लायोफिलिक कोलाइड्स ऐसे जो लायोफोबिक कोलाइड्स को प्रोटेक्ट करते हैं कोगुलेशन से। कौन से वाले कोलाइड्स, लायोफिलिक कोलाइड्स जो होते हैं ये होते हैं प्रोटेक्टिव कोलाइड्स। ये किसको बचाते हैं, लायोफोबिक को बचाते हैं, ताकि वो कोगुलेशन में ना जाए। तो इट मींस लायोफिलिक कोलाइड्स, जर्म, सोप, जिलेटिन एक्सेट्रा आर एडेड इन लायोफोबिक कोलाइड्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोगुलेशन। तो इसका मतलब लायोफिलिक कोलाइड्स को हम ऐड कर रहे हैं लायोफोबिक में ताकि वो कोगुलेशन में ना जाए, तो उसे हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव कोलाइड्स। इसी में एक नंबर आता है जिसे बोलते हैं गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर का मतलब ये होता है कि गोल्ड में हम कितना ऐड करें लायोफिलिक कोलाइड, कितना ऐड करें लायोफिलिक कोलाइड कि वो प्रोटेक्ट हो जाए पूरी तरीके से, कोगुलेट ना होने के लिए। तो इसका मतलब ये हो गया मिनिमम वेट ऑफ लायोफिलिक कोलाइड इन मिलीग्राम। कितना मिनिमम वेट होना चाहिए लायोफिलिक कोलाइड का, वो भी मिलीग्राम में, विच मस्ट बी एडेड, जो हम ऐड करें 10 ml ऑफ स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सॉल्यूशन। किसमें ऐड करना है, स्टैंडर्ड 10 ml ऑफ गोल्ड सॉल्यूशन के अंदर, ताकि वो कोगुलेशन में ना जाए। तो 10 ml गोल्ड सॉल्यूशन में कितना हम लायोफिलिक सोल ऐड कर रहे हैं मिलीग्राम में, उसे बोलते हैं उसका गोल्ड नंबर। तो अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, इमल्शन। इमल्शन का मतलब ये होता है, ये एक तरह का ऐसा कोलाइडल सोल है जहां पे दो लिक्विड्स को आप आपस में मिक्स करते हैं, और ये दो लिक्विड्स जो होते हैं इमिसेबल होते हैं एक दूसरे के अंदर, मतलब मिक्स नहीं होते हैं। तो इट मींस हम कह सकते हैं कि इमल्शन का मतलब है कोलाइडल सोल इन विच द लिक्विड मिक्स्ड विद द अनदर इमिसेबल लिक्विड। मतलब एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में मिक्स हो रहा है जो इमिसेबल है। क्लियर। अब ये दो तरीके के होते हैं, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। आपने देखा होगा जब आप ऑयल को पानी में डालते हैं तो ऑयल ऊपर रह जाता है, तो इट मींस वो दोनों आपस में मिक्स नहीं होते हैं। तो इस तरह के सॉल्यूशंस को हम बोल सकते हैं इमल्शन यहां पे। अब देखिए ऑयल इन वाटर का मतलब है ऑयल यहां पे डिस्पर्स फेज है। डिस्पर्स का मतलब कम अमाउंट में यूज हो रहा है, और किसके अंदर डाला गया है, पानी के अंदर डाला गया। तो वाटर क्या हो गया, डिस्पर्सन। एग्जाम्पल के लिए हो गया मिल्क। तो जो मिल्क होता है उसमें वाटर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है और कुछ अमाउंट में ऑयल मिक्स होता है, तो इट मींस ऑयल क्या है यहाँ पे, डिस्पर्स्ड फेज। फिर हम बात करते हैं वाटर इन ऑयल। वाटर इन ऑयल का मतलब वाटर की क्वांटिटी कम है, वो डिस्पर्स्ड फेज है, और ऑयल यहां पे है डिस्पर्जन मीडियम, जिसके अंदर उसे डाला जा रहा है। तो एग्जांपल के लिए हो गया बटर। तो बटर के अंदर ऑयल बहुत ज्यादा होता है और वाटर की क्वांटिटी बहुत कम होती है। अब एक और टर्म आता है इमल्सिफाइंग एजेंट्स। इमल्सिफाइंग एजेंट्स क्या होते हैं, देखिए ये वो सब्सटेंस होते हैं जो इमल्शन को स्टेबलाइज करने में हेल्प करते हैं। आपने एक इमल्शन तो तैयार कर दिया, लेकिन उसे स्टेबलाइज करने के लिए जिस एजेंट की जरूरत पड़ेगी उसे हम बोलते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट। एग्जाम्पल के लिए इसमें सोप, प्रोटीन एक्सेट्रा, दीज आर कॉल्ड इमल्सिफाइंग एजेंट।